तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बिहार में हिंदू मुस्लिम के दंगे के दौरान 8 साल के मुस्लिम बच्चियों को जेल भेजने पर नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी। बोले मुसलमानों को कितनी देनी होगी भारत के लिए कुर्बानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोधरा केस में शरद पवार की वजह से मिली थी अमित शाह को जमानत, शिवसेना के मुखपात्र सामना में हुआ दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मदरसे सर्वे के बीच पहली बार एक मंच पर आए सुन्नी देवबंदी और शिया मौलाना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में आज CAA सहित 200 से ज्यादा याचिकाओं पर होगी सुनवाई। CAA की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे की शिंदे गुट को चुनौती, बोले इस्तीफा दें और चुनाव का करें सामना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिलकर रालोद लड़ेगी नगरीय निकाय चुनाव, गठबंधन तोड़ने का भाजपा पर लगाया आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में हिंदू मुसलमान के दंगे में 8 साल के मुस्लिम बच्चे को भेजा गया जेल, तो नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी। बोले मुसलमानों को कितनी देनी होगी कुर्बानी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के सीवान में हिंदू और मुसलमानों में आपसी झड़प मामले में 8 साल के मुस्लिम बच्चों को जेल भेज देने के बाद से AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने फिर से मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेते हुए ट्वीट किया और इस मामले की निंदा की। ओवैसी ने कहा कि 8 साल के रिजवान और 70 साल के यासीन कैद में हैं। लालू प्रसाद ने 1990 में आडवाणी को बिहार से गिरफ्तार करके गेस्ट हाउस भेजा था। इस एहसान को चुकाने के लिए भला मुसलमानों को कितनी नस्लों की कुर्बानी देनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि सीवान के बड़हरिया पुरानी बाजार में गुरुवार की देर शाम महावीरी मेला जुलूस के दौरान हिंदू और मुसलमानों में जमकर पत्थर चले थे, जिसके बाद वहां का माहौल खराब हो गया था। पत्थरबाजी के बाद दूसरे पक्ष के द्वारा किसी व्यक्ति की गुमटी को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा और 70 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आखिरकार मुसलमानों पर ही जुल्म क्यों किया जाता है, जहां पर भी दंगे होते हैं मुसलमानों को ही गिरफ्तार क्यों किया जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोधरा केस में शरद पवार की वजह से अमित शाह को मिल पाई थी जमानत, शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के माध्यम से हाल ही में हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे की आलोचना की है। संपादकीय में कहा गया है कि अमित शाह मिशन मुंबई के लिहाज से मुंबई थे, ना कि गणपति पप्पा के दर्शन के लिए। बीजेपी और शाह पर निशाना साधते हुए लेख कहता है कि आज भाजपा महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नाम को मिटाना चाहती है, लेकिन यही अमित शाह और मोदी भूल रहे हैं कि कैसे गोधरा कांड के दौरान शरद पवार ने उनकी मदद की थी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शरद पवार की वजह से ही गृह मंत्री अमित शाह को गोधरा कांड में जमानत मिली थी और मोदी को भी जो है शरद पवार ने बचाया था, वरना ये दोनों आज तक जेल की चक्की पीसते होते और ये कहीं पर नेता उता नहीं होते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मदरसों के बीच पहली बार एक मंच पर आए सुन्नी देवबंदी और शिया मौलाना। योगी सरकार को उखेड़ फेंकने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार यूपी में मदरसों का सर्वेक्षण करा रही है, इसे लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच पहली बार सुन्नी देवबंदी शिया अहले हदीस सहित अन्य फिरकों के मौलाना पहली बार एक मंच पर आए हैं, जिसने इतिहास रच दिया है। कहा जा रहा है कि समाज में फैली बुराइयों और मसलकी उन्माद दूर करने के लिए ये एकता बैठक बुलाई गई है। आपस में भाईचारगी, समाज को शिक्षित करने और देश की अखंडता व एकता को बरकरार रखने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मदरसों की जो सर्वे कराने की बात योगी सरकार द्वारा की जा रही है, इसके खिलाफ ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहली बार देवबंदी सुन्नी शिया मौलाना एक ही मंच पर आए हैं और एक साथ बैठ के उन्होंने मदरसों के सर्वे के विरोध में कोई बड़ा ऐलान करने की तैयारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में शिवसेना मजबूत करेगी संगठन, 30 जिलों में घोषित किए नए जिला अध्यक्ष। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना ने अपने पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे के धड़े वाली शिवसेना अब बीजेपी के साथ समझौता करना चाहती है और वह जानती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का काफ़ी दबदबा है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना में विद्रोह के बाद 2 फाड़ हो गया था, जिससे महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे के धड़े ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। उधर उत्तर प्रदेश में शिवसेना अध्यक्ष अनिल सिंह ने संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस
प्रयास के तहत 30 जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। इसमें मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून सहित 200 से ज़्यादा याचिकाओं पर हुई सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को विवादित नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका समेत 200 से अधिक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ CAA की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई बाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 220 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जिसमें CAA के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की प्रमुख याचिका भी शामिल है। शीर्ष अदालत में इसके साथ कुछ वर्षों से लंबित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो अब देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट CAA कानून को जो खत्म करता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा के साथ मिलकर रलौद लड़ेगी नगरीय निकाय चुनाव, गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने शनिवार को कहा कि रलौद आगामी नगरीय निकाय चुनाव भी सपा के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि रलौद बसपा के जिला इकाई बनाकर काम करेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा अखिलेश यादव व जयंत चौधरी की जोड़ी तोड़ने की कोशिश में लगी है। भाजपा लाख कोशिश कर ले, लेकिन रलौद वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर भाजपा को हराने के लिए मजबूती से लड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो LG की CBI जांच की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने दिया जवाब, कहा कभी खरीदी ही नहीं है बस। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। LG ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया था कि मामले को CBI को सौंप दिया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि CBI अब इस शिकायत की जांच कर सकती है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली सरकार का बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला। दिल्ली सरकार ने बयान जारी कर कहा कि टेंडर रद्द हो गए थे और बस कभी खरीदी ही नहीं गई। दिल्ली को ज़्यादा पढ़े लिखे LG की ज़रूरत है। मौजूदा LG को पता ही नहीं कि वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने बस खरीदी नहीं है तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो जाएगा इसमें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आदित्य ठाकरे की शिंदे गुट को चुनौती, बोले इस्तीफा दें और चुनाव का सामना करें। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को इस्तीफा देने और चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। एक कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने संकेत दिया है कि आगामी BMC चुनावों में शिवसेना आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क और सार्वजनिक परिवहन के मुद्दों को उठाएगी। शिवसेना नेता ने पूछा कि हमने आपको शिंदे गुट यानी सब कुछ दिया, आपने हमारे पीठ में छुरा क्यों घोंप दिया? चुनाव का सामना करने के लिए आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जैसा कि हर लोकतंत्र में होता है। शिंदे गुट और शिवसेना के 55 विधायकों में से 39 के विद्रोह के चलते इस साल जून के माह में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण में 1800 करोड़ का खर्च का अनुमान। दोस्तों आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की रविवार को एक दिवसीय बैठक हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत 1800 करोड़ हो सकती है। हालांकि ये राशि अभी अंतिम नहीं है, ये बढ़ भी सकती है। फिलहाल टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इसका आकलन करने में जुटी है। निर्माण की शुरुआत में कार्यदायी संस्था LLT भी आकलन नहीं कर पा रही है। बावजूद इसके कानूनी बद्धता के चलते मंदिर निर्माण पर 400 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया था, यानी 1800 करोड़ रुपये में राम मंदिर बनकर तैयार होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के लिए फॉर्मेट तैयार, 12 बिंदुओं पर जानकारी जुटाएंगे अफसर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के लिए योगी सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। इस संबंध में सभी जिला मुख्यालयों को आदेश भेजा गया है और 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई है। योगी सरकार का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के पीछे बेहतर शिक्षा व्यवस्था करना है। भाई आपको बता दें कि पहला इसमें फॉर्मेट होगा मदरसे का नाम, दूसरा होगा मदरसे को संचालित करने वाली संस्था, तीसरा नाम होगा स्थापना दिवस, चौथा होगा मदरसे की अवस्थिति का संपूर्ण विवरण यानी निजी अथवा किराए का भवन। वही 5वां होगा क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं हेतु उपयुक्त है, सुरक्षित भवन है, पेयजल है, फर्नीचर है, विद्युत आपूर्ति है, शौचालय आदि।
छठा होगा मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या क्या है। सातवां मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है। आठवां मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है। नवां मदरसे की आय का स्रोत क्या है। 10वां क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित हैं या नहीं। और 11वां होगा क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे की संबंध है, अगर है तो विवरण देना होगा। और 12वां है अभियुक्ति। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये चीज़ें जो है जो सर्वे करने आएंगे अधिकारी वो मदरसे के संचालक से पूछेंगे। अगर आपका भी कोई मदरसा है तो आप ये चीज़ें बता दें।